अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मरहम पॉडकास्ट। आज हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो ओवरऑल पाकिस्तान के हर घर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। शायद हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, बाहर के खानों की वजह से, या जो भी रीज़न्स हैं, और वो टॉपिक है स्टमक या गैस्ट्रिक इश्यूज़। और हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप लीडिंग डॉक्टर्स डॉक्टर सलमान जावेद। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आप मरहम से कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपसे वो गाइड करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ और मैं पिछले तकरीबन 15 से 20 साल से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के शोबे से मुंसलिक हूँ और पिछले 15 साल से मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मरहम के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत पुराना है। जब से मरहम ने ऑपरेट करना शुरू किया तकरीबन तभी से मैं मरहम के साथ कनेक्टेड हूँ और इसके थ्रू बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ही स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे मेडिकल फील्ड की तरफ आए, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको और बाकी सारी मेडिकल फील्ड्स छोड़ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की तरफ ही आना है, और कैसे ये सारा एक प्रोसेस शुरू हुआ? जी, डॉक्टर बनने का तो एक्चुअली मेरे फैमिली में ही कुछ इंस्पिरेशन थी। मेरे फादर भी डॉक्टर थे और मेरी फैमिली में कुछ और भी डॉक्टर्स थे, तो इंस्पिरेशन तो मुझे शुरू से थी इसकी। और फिर उसके बाद जब एजुकेशन में आगे चलते रहे, फिर मेरिट भी आ गया, मेडिकल कॉलेज में भी एडमिट हो गए, तो उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आया तो फिर मैंने ये नोटिस किया कि हमारे कंट्री में एक्चुअली डिज़ीज़ बर्डन तो बहुत है, लेकिन ये है कि डिज़ीज़ प्रिवेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। और उसमें ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस और ये लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनके पेशेंट्स हम आम तौर पे बहुत ज़्यादा देखते थे। तो फिर मेरे दिल में एक जैसे एक होता है बंदे को कि मैं कुछ कर सकूं और उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन कुछ मैं उसमें मेरी कोई इनपुट होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए आई थॉट कि मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना चाहिए ताकि मैं जो हेपेटाइटिस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ कर सकूं और इसकी प्रिवेंशन के बारे में भी कोई कैंपेन चला सकूं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें कुछ प्रोसीजर्स जैसे एंडोस्कोपी जो हम स्टमक का या लिवर का जो हम कुछ प्रोसीजर्स करते हैं कि पेशेंट ऐसा आता है जिसको कोई ब्लीडिंग हो रही है और उसका हम प्रोसीजर करते हैं तो उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है, तो मैं उससे बहुत फैसिनेट होता था कि हम प्रोसीजर करते हैं और पेशेंट फ़ौरन ठीक हो जाता है और उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। सो वो एक फैक्टर था जहाँ से फिर मैंने ये सोचा कि मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करनी चाहिए। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बनना एक बहुत ही आसान चीज़ नहीं है, ये एक पूरा जर्नी है जिसको मतलब एक कवर करना और उस तरह से अपनी एजुकेशन में मेरिट के साथ सामने आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कितनी दफ़े ऐसे हुआ कि आपने गिव अप करने का सोचा, या अब एक पॉइंट आता है ना कि आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कोई ऐसे मोमेंट्स आते हैं? नॉट रियली, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट। कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि मुझे गिव अप करना चाहिए। एक्चुअली देखें, बात ऐसे है कि हमारे मुल्क में ज़ाहिर है रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, हालात बहुत आइडियल नहीं है, नॉट ओनली फॉर मेडिसिन, डॉक्टर्स, फॉर एवरी फील्ड आपको ऑब्वियसली आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसमें फिर ऑब्वियसली आपको चैलेंजेस तो आते हैं। तो लेकिन ये कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इसको गिव अप कर देना चाहिए, बिकॉज़ डॉक्टर बनने के लिए आपकी सिर्फ एक पुश होना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली इसके लिए आपका एक जज्बा होना ज़रूरी है। आप रियली अगर कंपेल्ड हैं और आप डेडिकेटेड हैं तो ही आप डॉक्टर बन सकते हैं, बिकॉज डॉक्टरी इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ बेसिकली योर होल लाइफ ट्रांसफॉर्म्स इनटू मेडिसिन। और ये आप पब्लिक के साथ हैं और आप एलिंग ह्यूमैनिटी को और आप लोगों को डील कर रहे हैं और आप उनका दुख समझते हैं, तो फिर आप आगे चल सकते हैं। तो अदरवाइज़ तो आप फिर फेड अप हो जाएंगे। अच्छा, आपको इतने साल हो गए, जैसे आपने बताया कि आपको 15 से 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में और सारा, तो आपने यकीनन लाखों पेशेंट्स देखे होंगे। इसमें कोई एक ऐसी पेशेंट की स्टोरी जो अभी तक आपके माइंड में हो, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, या कुछ उस तरह से जो आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें? पेशेंट्स तो खैर सारे ही हमारे लिए, जो एवरी सिंगल पेशेंट इज़ टेकन एज अ चैलेंज और हर पेशेंट को हम उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जो ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि जिनकी आप कह सकें कि बचने की उम्मीद बहुत कम होती है या बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं, तो जिनको हम ट्रीट करें तो हमें वाकई उसमें बहुत अल्टीमेटली ज़ाहिर है
शिफा तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है, लेकिन एक है हमें होता है कि हमने एफ़र्ट पुट की और उसका हमें एक आउटपुट मिला। तो ऐसा एक पेशेंट था जो एक बहुत यंग पेशेंट था और वह एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ आया था और उसका लिवर फेल हो गया था, लिवर फेलियर में था। फिर उसको हमने एडमिट किया और आईसीयू में रहा। फिर उसके बाद वो पेशेंट रिकवर कर रहा है। ही वाज अ यंग पेशेंट 25-30 ईयर्स का, जिसके लिए हमने बहुत फ़ाइट किया था। तो वो आई रियली कॉल अपॉन दैट डॉक्टर पेशेंट कि वो एक था जिसके लिए पूरी एफ़र्ट की और अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी। तो जनरली तो ऑब्वियसली सारे जो पेशेंट्स हैं वही हमारे लिए हर एक की अलग अलग स्टोरी है और सारे ही हमें बहुत प्यारे होते हैं। वैसे अच्छा, ऑब्वियसली अब आप मतलब डेली इतने सारे पेशेंट्स देखते हैं, आपके पास डिफरेंट तरह के मसाइल आते होंगे और हर पेशेंट का कोई नया मसला होता होगा या वो उनका उस चीज़ को केटर करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। तो इससे अगर हम इस बारे में बात करें कि आजकल ओवरऑल ग्लोबली भी कैंसर यंग जनरेशन में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, स्पेशली कॉलन कैंसर। तो इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्यों यंग जनरेशन में ये इतना ज़्यादा फैल रहा है और इसको कोप अप करने के लिए हमारे पास ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो ओवरऑल एक चीज़ों में, हमारी डाइट में, हमारी रूटीन में जो वेस्टर्नाइजेशन आ गई हुई है, और बाय दैट आई मीन के टिपिकली ये जो जंक फूड है, ऐसे फूड जिनमें फ़ाइबर नहीं है, फिर ये जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा फिर ये कि एनवायरनमेंट में भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे तो एनवायरमेंटल हेल्थ की, एनवायरनमेंट की बात अब आके कुछ होना शुरू हुई है, तो पहले तो ये भी नहीं होती थी। और एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे ही फैक्टर्स चल रहे होते हैं पोल्यूशन में, और कि यू नेवर नो कि इतने केमिकल्स हैं और इतनी चीज़ें हैं कि आपको नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो वो फैक्टर्स हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, जिनकी फैमिली में ये कैंसर रन कर रहा है और वो चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो यंगर जनरेशन में ज़रा रिलेटिवली जल्दी ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। सो ये फैक्टर्स हैं, डाइट का फैक्टर है, एनवायरनमेंट का है, जेनेटिक्स के फैक्टर्स हैं। तो ये मिलजुल के सारा कुछ कंट्रीब्यूट करता है इन चीज़ों को। अच्छा, आजकल ना एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि लोग अपने वेट लॉस के लिए ऑज़ेम्पिक टाइप के कुछ इंजेक्शंस वगैरह हैं वो लगवा रहे हैं, या उसके अलावा भी कुछ इस तरह का डाइट वो कर लेते हैं, जैसे क्रैश डाइट होती है, या इस तरह की चीज़ें वो कर लेते हैं वेट लॉस जल्दी के लिए। तो मुझे ये बताएं कि इस तरह से जब लोग वेट लॉस करना शुरू करते हैं इस तरह के इंजेक्शन से, तो उसका आपके लिवर या स्टमक पर क्या इम्पैक्ट होते हैं, और क्या वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं, और उसको किस तरह से कोप अप कर सकते हैं? देखिए, ओज़ेम्पिक है या इस तरह के जो दूसरे मार्केट में बहुत सारे इंजेक्शन्स आए हुए हैं, उनका टिपिकली लिवर पे तो ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर वो लॉन्ग टर्म में भी वो लगाए जाएँ तो लिवर को तो डैमेज नहीं करते। इनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट ज़ाहिर है स्टमक पे कुछ होता है कि डायरेक्टली जो स्टमक की मूवमेंट है उसको कम कर देते हैं, स्टमक को स्लो कर देते हैं। और जब वो स्टमक को स्लो करते हैं तो उसके साथ में ऑब्वियसली भूख भी लगनी कम हो जाती है, लेकिन उसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और स्टमक के दूसरे प्रॉब्लम्स के उसको स्टमक पेन होनी शुरू हो सकती है। सो लिवर रिलेटेड तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कि स्टमक रिलेटेड ज़रूर है। और उसके साथ में नेचुरली पेशेंट फिर डिस्कम्फर्ट फील करता है, और बाज़ औक़ात यही वजह बनती है कि अगर पेशेंट को वॉमिटिंग ज़्यादा शुरू हो जाए तो फिर वो पेशेंट गिव अप भी कर देते हैं, फिर नहीं लगाते ओज़ेम्पिक। अच्छा, अक्सर अब हम देखते हैं कि हमारे कोई भी फेस पे एक्ने हो रही है या इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कहते हैं कि अगर आपका स्टमक या लिवर सही तरीके से काम कर रहा होगा तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली सही चल रही होगी। मतलब वो कहते हैं ना कि योर स्किन इज़ व्हाट यू ईट। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब ओवरऑल आजकल एक बहुत ज़्यादा टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, डिटॉक्स ड्रिंक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, जैसे क्यूकम्बर की डिटॉक्स ड्रिंक हो गई या गार्लिक शॉट्स हो गए। तो क्या ये एक्चुअली आपके स्टमक या लिवर को बेहतर बनाने में हेल्प आउट करते हैं, या फिर ये सिर्फ ट्रेंड की हद तक ही है? दोनों चीज़ें हैं मेरा ख्याल। कुछ एक तो बात वही है कि अब आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनका टेक्निकली अगर स्पीकिंग को बहुत इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी पे नहीं होता, लेकिन बहरहाल यू नो कि यहाँ पे हमारे सोसाइटी में को बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो लोग प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें जिनका आपने नाम लिया, तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते हैं, और वो एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको काउंटर करते हैं, और डेफिनेटली उनका अच्छा इफ़ेक्ट तो आता है। सो डिटॉक्स जो वाटर्स हैं, चीज़ें, इनका शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट तो है
कि उसकी कुछ ना कुछ बेनिफिशियल उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो नेचुरल चीज़ों के, उनका असर तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उनसे परमानेंट फ़ायदा होना या उससे बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस पड़ना वो ज़रा क्वेश्चनेबल है। और उसमें एक बात ये भी है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें, हर बंदा अपने तौर पे एक चीज़ बना के और उसको प्रमोट कर रहा है, तो उसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत है बेसिकली, जो कि लैकिंग है यहाँ पर। अच्छा, अब जैसे हम अगर अपनी डेली लाइफ रूटीन्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में भी और एज अ डॉक्टर भी मुझे लगता है कि आपने बहुत देखा होगा कि अब हम कैफ़ीन के और निकोटिन के बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से ना एडिक्ट हो चुके हैं। जी जी। मतलब हम कॉफ़ी या चाय के बगैर अपना दिन स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो। पाकिस्तान में तो चाय का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो आप ये बताएं कि डेली इतनी ज़्यादा चाय का यूज़ करना या कॉफ़ी का यूज़ करना, और अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो दिन में 3-3 4-4 कप भी कॉफ़ी वगैरह के यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या ये आपकी हेल्थ के लिए किस तरह से आपकी हेल्थ में इम्पैक्ट करता है, और ओवरऑल दिन में कितनी क्वांटिटी में आप चाय या कैफ़ीन का यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट टी एंड कॉफ़ी या कैफ़ीन। कोई भी, जिसे कहते होते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। और उसमें फिर ये है कि टिपिकली ये जो कैफ़ीन है या निकोटीन है, क्योंकि चाय में कैफ़ीन और निकोटीन दोनों ही होते हैं, तो उसके साथ में स्मॉल अमाउंट में तो ठीक है, वो हमें एक्टिव करते हैं, लेकिन अगर हम लार्ज अमाउंट में लेना शुरू कर दें और बहुत फ्रीक्वेंट लेना शुरू कर दें तो उसके इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली आपके ब्लड प्रेशर से लेके आपके हार्ट रेट से लेके आपकी गट हेल्थ सब तक होते हैं, और ब्लड प्रेशर भी इससे ज़्यादा होता है, और दूसरी चीज़ है कि इसके साथ में स्टमक की एसिडिटी और ये चीज़ें भी बढ़ती हैं। तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट तो है। अगर आप मॉडेस्ट अमाउंट में ले रहे हैं, यस इट इज़ बेनिफिशियल। ब्लैक कॉफ़ी को फैटी लिवर के लिए बड़ा बेनिफिशियल कहते हैं कि उससे होता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ये एक्सेस में लेंगे और ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो वो कोई अगर बेनिफिशियल चीज़ भी है तो वो हार्मफुल होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने ना पाकिस्तान में ओवरऑल देखा है कि अब जैसे पहले एक चीज़ थी ना कि जो लोग हेल्दी हैं या फिट नहीं हैं उनमें फैटी लिवर का प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा था, लेकिन अब देखने में आया कि जो लोग स्लिम हैं या उतने हेल्दी नहीं हैं और स्किनी उनकी फिजिक है, उनमें भी फैटी लिवर का प्रॉब्लम देखने में आ रहा है। इवन तो हमारी सोसाइटी में ड्रिंक करना और ये चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं है, लेकिन शायद जंक फूड की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसको हम उसी तरह से सीरियस क्यों नहीं लेते जिस तरह हम हार्ट डिजीज़ को या उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो मसाइले हैं उनको सीरियस लेते हैं? जी, आप सही कह रही हैं, और लोगों को शायद अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि जैसे हम रूटीन में हेपेटाइटिस की बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी या सी की, तो फैटी लिवर को उसी तरह से डैमेज करता है जिस तरह से हेपेटाइटिस बी और सी डैमेज करता है। और अगर किसी पेशेंट को फैटी लिवर चल रहा है और वो इट्स लाइक 10 और 15 ईयर्स डाउन द ट्रैक, लिवर काफ़ी डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो इस बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है। और बात वही जो हमने शुरू में भी की कि लाइफस्टाइल, फिर जो हम खा रहे हैं और जो चीज़ें चल रही हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो चल रहे हैं, वो सब कुछ मिला के इसका इंसिडेंस, जैसे जो थिन लीन लोग हैं उनके अंदर भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसके लिए कैंपेन की भी ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और इंडिविजुअल लेवल पे अगर एक अनपढ़ बंदा भी है तो उसको कम से कम ये तो पता है ना कि उसने क्या खाना है, और उसने जो वो खा रहा है उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी, दोनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करती हैं फैटी लिवर पर। ठीक है। अच्छा, अब ना एक चीज़ देखने में आती है कि प्राइवेट लैब्स में जब भी लोग जाते हैं टेस्ट वगैरह कराने, तो वो विटामिन डी और लिवर टेस्ट और मतलब इस तरह के टेस्ट में आपके हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अब ज़्यादातर आवाम उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती है। जी जी। तो डॉक्टर्स ज़्यादातर, आपको क्या लगता है कि ये अननेसेसरी टेस्ट बताते हैं या यूजुअली जो लैब्स वगैरह हैं वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा चार्ज करें, और इस तरह हमें वो वाली आवाम जो इस चीज़ को इतना अफोर्ड नहीं कर सकती उनको किस तरह से हम अकोमोडेट कर सकते हैं? जी, इसमें दो फैक्टर्स हैं। देखिए, बेसिकली बात यह है कि मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो उसमें जो मेरी आदत है वो ये है कि पेशेंट, और वैसे भी जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं वो यही करते हैं कि पेशेंट को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री लेके उसके मुताबिक पर वो डिसाइड करते हैं कि कौन से टेस्ट होने चाहिए, और फिर वही पर्टिकुलर टू द पॉइंट टेस्ट होने चाहिए। लेकिन डेफिनेटली इसमें कमर्शियलिज्म का एलिमेंट बहुत आ गया है, और उसकी वजह से देयर आर फ्यू कंपेनियंस जो कि अननेसेसरी टेस्ट और इस किस्म की चीज़ें कर लेते हैं, और लैब वाले बाज़ात कुछ प्रमोशन दे रहे होते हैं, तो फिर कुछ लोग कंपेल होते हैं कि जी टेस्ट लिख दो सारे। दूसरी साइड पे ये भी है कि
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि जिनको मैं समझता हूँ कि उनको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं उनको टेस्ट नहीं लिख के देता, दे डोंट शो अप अगेन कि जी इस डॉक्टर ने तो टेस्ट ही कोई नहीं लिख के दिया, इसने वैसी दवाई लिख दी। सो ये दोनों तरफ से चीज़ है। कुछ तो हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में भी देर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि इसमें कमर्शलिज्म और ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारी जो पब्लिक है उसको भी ये चीज़ है। और अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट आके जब हमसे बात करता है तो वो पहले टेस्ट की रिपोर्ट रखता है सामने कि जी आप ये टेस्ट देखें, और मैं उन्हें कहता हूँ कि जी आप टेस्ट साइड पे रख दें, पहले आप मुझसे बात करें कि आपने टेस्ट करवाए क्यों थे। सो दोनों तरह की चीज़ें हैं जो चल रही हैं, उसमें ऑब्वियसली लैब्स का, डॉक्टर्स का, और ऑब्वियसली कुछ पेशेंट्स की भी डिमांड होती है, लेकिन जनरली यही है कि कोशिश यही की जाती है कि पेशेंट्स को टू द पॉइंट टेस्ट लिख के दिया जाए। ऑलराइट, अच्छा अब हम आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग हमें जी, जवाब दे दें। अच्छा, कोई ऐसा फूड जो आपको बहुत पसंद हो लेकिन आप ओवरऑल पेशेंट्स को अवॉइड करने के लिए कहते हैं? नॉट रियली, कोई ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये होता है कि पेशेंट अगर मुझसे कभी पूछें कि जंक फूड खा सकते हैं तो मैं उनको ऑन अ लाइटर नोट ही कह देता हूँ कि वीकेंड पे तो अलाउड है, वीकेंड पे तो आप खा सकते हैं। तो उसी तरह से होता है कि जंक फूड मैं भी खा लेता हूँ, और लेकिन ऑन द वीकेंड। तो इतना तो मेरा ख्याल है कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए इतनी तो पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी इजाज़त होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। Which one lifestyle habit do you personally follow to keep your gut healthy? एक ही हैबिट है, और उसमें ये है कि आपको, जैसे पहले भी बात हुई कि एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज़ होगी ना तो वो आपको तंग करेगी। तो जो भी आपने खाना कंज्यूम करना है या वट एवर इज़ इन योर लाइफ, वो मॉडेस्ट अमाउंट में होना चाहिए। वो इतना होना चाहिए कि जैसे पर्टिकुलरली अगर खाने का है तो ये कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी और ऑयली खाने हैं आपको वो नहीं खाने, और आपको जो भी खाना है वो साफ़ खाना है। तो मेरी आदत यही होती है कि आई डोंट ईट अप टू द कैपेसिटी कि इतना खाऊं कि मुझे लगे कि मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर ली है। तो एटलीस्ट अगर यही आदत फॉलो कर लीजिए, और ये सुन्नत के भी मुताबिक है कि आप थोड़ी सी भूख रख के खाएं, तो मैं इसी को बेसिकली फॉलो करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप डेली आपकी हॉस्पिटल या क्लिनिक वगैरह की रूटीन होगी, उसमें आप हज़ारों पेशेंट्स डील करते हैं, सबके अलग अलग मसले हैं, तो ऑब्वियसली इंसान खुद भी कभी कभी बर्न आउट हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। तो आप अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए एक तो ये कि जो डॉक्टर्स का, जैसे शुरू में भी बात हुई थी कि डॉक्टरी का जो पेशा है ना वो ऐसा है कि उसमें आपको उकताना नहीं है, और लेकिन ऑब्वियसली जो काम जब ज़्यादा होता है तो बर्नआउट तो इंसान होता है। तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये कि आई प्रेफर टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजार लिया, या उनको लेके कुछ कभी हॉलीडे पे चले गए। तो बेसिकली तो ये है, लेकिन डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में यही है कि कुछ वॉक हो गई, कुछ बच्चों के साथ टाइम गुजार लिया, कुछ टीवी देख लिया। तो और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जिस ज़िंदगी को बनाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, उस ज़िंदगी को गुजारने का टाइम भी होना चाहिए। और मेजॉरिटी हमारे, चाहे वो डॉक्टरी का पेशा है या अदरवाइज़ और किसी भी शोबा ज़िंदगी से लोग हैं, तो आजकल काम के पीछे लोग ज़्यादा हैं, और पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इसके बारे में कोई नहीं सोचता, नहीं ख्याल करता। तो ज़िंदगी में हमेशा काम ही नहीं करना होता, कभी काम नहीं भी करना होता। ठीक है, तो मैंने अब ओवर द ईयर्स मैंने यही एक कंक्लूड किया है कि आपको कभी काम नहीं भी करना चाहिए, टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। ऐसे ही मतलब मुझे लगता है कि आप खुद रिफ्रेश होंगे तभी आप एग्जैक्टली जी। ठीक है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें से आपने एक चूज़ करना है, दो ऑप्शंस हैं जी जी। ठीक है, सबसे पहला है देसी घी या ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल इज़ बेटर। चाय और कॉफ़ी? वैसे तो दोनों ही ठीक हैं, तो लेकिन वही बात है कि इट ऑल डिपेंड्स कि ये आप मेरी वैसे पर्सनल मेरी पूछें, दैन इट विल बी कॉफ़ी। परफेक्ट। वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड? आई पर्सनली लाइक वाइट ब्रेड, कभी एक स्लाइस ही खाता हूँ नाश्ते में सिर्फ, तो ब्राउन ब्रेड का मुझे जायका अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑब्वियसली ब्राउन ब्रेड भी चलती तो है। तो मतलब आप पराठे नहीं खाते नाश्ते? वेरी रेयरली, फोर्टनाइटली में भी 2 हफ्ते बाद एक दफ़ा को पराठा खा लिया, वरना मैं पराठा नहीं खाता। परफेक्ट। स्पाइसी बिरयानी और सिंपल दाल चावल? सिंपल दाल चावल। ऑलराइट। ईटिंग लेट एट नाइट और स्किपिंग डिनर? शुड नॉट स्किप डिनर एक्चुअली, लेट नाइट इज़ अ बिग नो, लेकिन ये कि अगर आपने, इफ़ यू आर लेट देन प्रॉबेबली यू शुड ईट इन स्मॉल पोर्शन। आपको फ्रूट ले सकते हैं, नॉट प्रॉपर डिनर एट नाइट। ऑलराइट। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स?
बोथ एक्चुअली। राइस और रोटी? रोटी। ओके, देसी टोटकाज और साइंटिफिक ट्रीटमेंट? देसी टोटकाज आर ऑल्सो इफेक्टिव प्रोवाइडेड कि वो किसी प्रॉपर बंदे की तरफ से आपको मिला है, तो फिर भी देसी टोटके ठीक होते हैं। ठीक है। फिजी ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स? नीदर ऑफ दोज एक्चुअली। ऑलराइट, स्ट्रीट फूड और होममेड स्नैक्स? होममेड इज़ बेटर। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज की एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी एंड थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम जी, thank you। क्वेश्चंस का जवाब दिया। और अगर आप मज़ीद इस तरह की पॉडकास्ट देखना चाहते हैं या आपके अपनी लिवर या स्टमक से रिलेटेड मज़ीद कोई कंसर्न्स हैं तो बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में अब अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर सलमान जावेद से अपनी कंसल्टेशंस लेने के लिए मरहम से भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।